If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss how to choose best institutes or best universities for your study. तो मैं यहाँ पर BSc, MSc, PhD है पर कोई भी डिग्री के लिए कैसी यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, पर्टिकुलर 9 to 10 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा. ये फैक्टर्स कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के पहले देख लेना, उसके बाद ही तुम्हारा बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करना. तो ये वीडियो फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चले एंड वो भी कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने के पहले ये अच्छे से ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद राइट डिसीजन ले. ठीक है, तो देखो फर्स्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. जैसे फर्स्ट है एनवायरनमेंट, देन है फैकल्टी, देन है फैसिलिटीज, देन है फंडिंग, कोर्स वर्क, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, एब्रॉड कोलाबोरेशन, देन प्लेसमेंट. ओके, तो ये सारे थिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. उसके बाद भी छोटा मोटा कुछ फैक्टर्स है, तो वो सारे थिंग्स भी तुम अगर वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो. तो फर्स्ट देखो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है, ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए. अदरवाइज एक यूनिवर्सिटी अगर तुम जो अच्छा यूनिवर्सिटी तुम्हें चूज़ करना चाहिए था उसके बजाय से अगर कुछ उसका नीचे वाला यूनिवर्सिटी चूज़ किया तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. मेन फैक्टर डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर. अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यूनिवर्सिटी भी अगर उसके साथ ऐड हो गया अच्छा यूनिवर्सिटी, तो तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट या फिर तुम्हारा जो रिजल्ट, डेडिकेशन, उसके साथ साथ तुम्हारा जो रिसर्च, ये सारे थिंग्स भी और भी इम्प्रूव होगा. ठीक है, क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूट में अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा, एक लोअर इंस्टीट्यूट में उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा. तो इंस्टीट्यूट चूज़ करने के पहले ये सारे फैक्टर्स तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है, सारे थिंग्स चेक करना है, उसके बाद ही ज्वाइन करना है. फर्स्ट है एनवायरनमेंट. कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर 2-3 एनवायरनमेंट होता है. एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट. तो अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट अगर ठीक ठाक है तो फिर तुम्हारे लिए वो मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, सबके लिए ठीक ठाक होता है. ठीक है, उसके बाद है स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट. जैसे BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट भी है. तो वहाँ पर ये एक मेंटल पीस देता है. ठीक है, तो ये सारे थिंग्स अगर आता है तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तुम्हारा मतलब मेंटल पीस के लिए. उसके बाद है एजुकेशनल एनवायरनमेंट. तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर जाके देखना या फिर वहाँ पर वेबसाइट में या फिर सीनियर से बात करके पूछ लेना कि इसका जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ पर जाते हैं, रिसर्च में या फिर जॉब में या फिर क्या करते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, ये सारे थिंग्स अगर तुम्हें पहले से पता है तो फिर तुम ज्वाइन करने के बाद वो थिंग्स तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. अगर कोई भी पर्टिकुलर सपोज एक इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स मतलब कोर्स वर्क ज्वाइन करने के बाद रिसर्च में बहुत ज़्यादा इनपुट देता है, वहाँ पर ज्वाइन करने के साथ साथ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इनपुट देता है, वो बैच वाइज होता रहता है. तो तुम भी अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा भी रिसर्च ओरिएंटेड एक माइंड बिल्डअप होगा. लेकिन अगर तुम कोई भी सपोज एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर जहाँ पर पॉलिटिक्स, यूनियन, ये सारे थिंग्स होता है, तो अगर तुम वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा पॉलिटिक्स रिलेटेड काम करने जाओगे स्टूडेंट्स लाइफ में तो फिर थोड़ा बहुत तुम्हारा करियर में इफेक्ट आता है. अगर तुम कोई भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर ये सारे थिंग्स ज़्यादा होता है वहाँ पर अगर तुम एडमिशन लोगे तो तुम्हारा मेंटेलिटी ऐसे ही बन जाएगा. तो एनवायरनमेंट एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कहाँ पर खराब एनवायरनमेंट है एंड कहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट है. तो वो सारे थिंग्स देखने के बाद तुम ज्वाइन करना. सेकेंड है फैकल्टीज़. तो फैकल्टीज़ कोई भी इंस्टीट्यूट में तुम्हारा जो कोर्स वर्क है उसमें फैकल्टी एक बहुत ज़्यादा मतलब एक रोल प्ले करता है कोई भी कोर्स वर्क के लिए. तो देखो कोई भी सपोज तुम केमिस्ट्री में ज्वाइन किया या फिर फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर बंगाली, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ पर तुम ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पर जाके देखना कि पर्टिकुलर वेबसाइट में या फिर इंस्टीट्यूट के बारे में अगर तुम और कहीं से भी तुम डाटा कलेक्ट कर सकते हो तो देखना कि एटलीस्ट मोर देन 10 फैकल्टीज तो होना ही चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. ठीक है, मोर देन 10 होगा तो मैं बताऊंगा कि ये मीडियम लेवल इंस्टीट्यूट है. अगर मोर देन 15 फैकल्टीज़ है या फिर अराउंड 20 फैकल्टीज़ है तो मैं बताऊंगा कि ये टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है. लेकिन जस्ट नंबर ऑफ फैकल्टी ज़्यादा होगा तो नहीं, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन, उनका काम कैसे करते हैं, पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, ठीक है, ये सारे थिंग्स भी डिपेंड करते हैं. अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड 20 फैकल्टीज़ है, फैकल्टीज़ का क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब एब्रॉड से डिग्री है या फिर इंडिया से डिग्री है, अच्छे से पढ़ाते हैं, ये सारे थिंग्स होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो फिर वो इंस्टीट्यूट टॉप लेवल माना जाता है. जैसे BHU, HCU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, और भी बहुत सारे, जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और IITs तो है ही उसके साथ, IITs, NITs, आईजार, JNCSR, IISc बेंगलोर, TIFR, ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फैकल्टीज़ होता है, नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मोर देन 20 होता है, एंड फैकल्टीज़ का क्वालिफिकेशन, फैकल्टीज़ का एजुकेशनल जो फील्ड्स, ये सारे थिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मान सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट तुम्हारा ज्वाइन करने के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर फैकल्टीज, नंबर ऑफ फैकल्टीज मोर देन 10 नहीं है, लेस देन 10 है, लेस देन 5 है, तो वो यूनिवर्सिटी अगर कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो फिर ज्वाइन करना, अदरवाइज कोशिश करना मोर देन 10 फैकल्टीज एटलीस्ट, अदरवाइज अराउंड 20 के आसपास फैकल्टीज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फंडिंग। तो फंडिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये फंडिंग के रिलेटेड थिंग्स तुम्हें वेबसाइट से उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, फिर भी प्रोजेक्ट क्या क्या पर्टिकुलर फैकल्टीज़ यूज़ करते हैं वो जाके देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन देता है, DST प्रोजेक्ट या फिर DST SCRB प्रोजेक्ट या फिर CSIR का प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग्स होगा तो फंडिंग भी ज़्यादा होता है, एंड इंस्टीट्यूट के तरफ से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग आता है। तो जो इंस्टीट्यूट में ये सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड फंडिंग या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग होता है, ये सारे थिंग्स ज़्यादा है, वो सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि तुम जो सपोज केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट में अगर तुम एडमिशन ले रहे हो जहाँ पर प्रैक्टिकल रिलेटेड थिंग्स है, तो प्रैक्टिकल में जो थिंग्स यूज़ होता है, जो लैब इंस्ट्रूमेंट, लैब इक्विपमेंट, केमिकल्स, ये सारे थिंग्स, फंडिंग ज़्यादा होगा तो वो सारे थिंग्स भी ज़्यादा मतलब तुम्हें अरेंज किया जाएगा एंड तुम्हें अच्छे से तुम यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, जो न्यू इंस्टीट्यूट है या फिर जहाँ पर ये सारे फंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारे केमिकल्स या फिर लैब इक्विपमेंट, बहुत सारा इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। तो ये सारे थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना पड़ता है, फिर ज्वाइन करना चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट है, कोर्स वर्क। तो कोर्स स्ट्रक्चर जो होगा, जो सपोज कोई स्टूडेंट BSc में ज्वाइन कर रहा है तो उसका सब्जेक्ट में देख लेना, तो अभी BSc में मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स होना चाहिए। कोई भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में MSc एडमिशन लेने के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स एटलीस्ट 2 ईयर्स होना चाहिए। तो ये सारे थिंग्स ध्यान में रखना चाहिए। या फिर उसके साथ साथ जो कोर्स वर्क में जो सपोज BSc स्टूडेंट्स है तो सिलेबस जैम ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि BSc का जो स्टूडेंट्स है उनको MSc एंट्रेंस एग्जाम्स देना है, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम होता है जैम एग्जाम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। उसके बाद CUET एग्जाम होता है जहाँ पर बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड है, मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़। IITs NITs के लिए जैम एग्जाम है। तो ये सारे एग्जाम सिलेबस ओरिएंटेड सिलेबस होना चाहिए तुम्हारा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का या फिर इंस्टीट्यूट का कोर्स वर्क में, ठीक है। MSc स्टूडेंट्स के लिए जो सपोज कोई स्टूडेंट MSc में ज्वाइन कर रहा है कोई यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, उसका सिलेबस देख लेना, नेट, गेट या फिर और भी जो जियो साइंटिस्ट या फिर तुम्हारा जो रिकॉर्ड मतलब तुम्हारा जो टारगेट एग्जाम है उस पर्टिकुलर एग्जाम रिलेटेड सिलेबस है कि नहीं। अगर है फिर ज्वाइन करो, अदरवाइज जितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो जाए ज्वाइन मत करो, बाद में जाके कोर्स वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो सिलेबस अगर डिफरेंट है तो वो सारे एग्जाम्स नेट गेट प्रिपरेशन करने के लिए फिर से तुम्हें खुद से टाइम देकर पढ़ना होगा, तो जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक होता है यूनिवर्सिटी का सिलेबस, वो पढ़ने के बाद खुद से फिर से नेट गेट के लिए देना होता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस एंड नेट गेट का सिलेबस एंड तुम्हारा जो कोर्स वर्क सेम अगर हो गया तो फिर एक ही मेहनत के साथ 2 फल तुम मिल सकता है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट थिंग्स कोर्स वर्क रिलेटेड। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ अच्छा होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कम होता है। ये फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फंडिंग का एक इफेक्ट है। अगर फंडिंग ज़्यादा होता है तो इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक होता है। जैसे मतलब BSc लेवल में जो प्रैक्टिकल्स है, कॉन्डक्टोमेट्रिक टाइटेशन या फिर टाइटेशन रिलेटेड थिंग्स, वहाँ पर जो मशीन्स है बहुत सारा BSc कॉलेज में नहीं होता, ठीक है। या फिर MSc में जो प्रैक्टिकल्स है IR, NMR, UB, ये सारे थिंग्स पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए अगर तुम्हें अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है जहाँ पर ये सारे फैसिलिटीज़ है तो उसमें तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रहा है तो ज्वाइन मत करो, ठीक है। तो ताकि तुम्हें MSc में ये ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, ज़्यादा कुछ थिंग्स तुम सीख सकते हो ये सारी इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ अगर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च फैसिलिटीज़। तो 7th वाला जो पॉइंट है रिसर्च फैसिलिटीज़। तो रिसर्च फैसिलिटीज़ मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट, केमिकल्स, फंडिंग, ये सारे थिंग्स अगर ज़्यादा होगा तो रिसर्च फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज होगा। तो वहाँ पर अगर डिपेंड करता है फैकल्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर्टिकुलर फैकल्टी कौन सा पर्टिकुलर एडवांस फील्ड में काम करते हैं। अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो एनर्जी रिलेटेड फील्ड या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक्स रिलेटेड फील्ड या फिर जो सॉलिड स्टेट रिलेटेड फील्ड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिलेटेड फील्ड, जहाँ पर एडवांस काम होता है, ड्रग्स रिलेटेड फील्ड्स,
ये सारे थिंग्स पे अगर रिसर्च होता है कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, तो वो सारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो रिसर्च फैसिलिटीज़ अगर अच्छा होगा तो तुम MSc से BSc से ही एक रिसर्च माइंडसेट बिल्डअप कर सकते हो, ताकि इन PhD जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो BSc और MSc से ही तुम एक पर्टिकुलर फील्ड चूज कर सकते हो एंड उसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हो। तो PhD में जाके डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फील्ड ज्वाइन करके तुम PhD वर्क कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है जहाँ पर एकेडमिक, बहुत सारा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक अच्छा होता है, लेकिन ये सारे रिसर्च रिलेटेड थिंग्स उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए क्या होता है, रिसर्च रिलेटेड थिंग्स पता नहीं चलता। तो MSc कंप्लीट करने के बाद भी उनको पता नहीं होता कि PhD कौन सा पर्टिकुलर फील्ड में करना होता है। तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक थिंग्स होता है। तो पहले से अगर तुम ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो जहाँ पर रिसर्च रिलेटेड थिंग्स भी होता है, सेमिनार वगैरह होता है, वेबिनार होता है, तो वो सारे थिंग्स तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प देता है। ठीक है, उसके बाद है अब्रॉड कोलाबोरेशंस। तो अब्रॉड कोलाबोरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अब्रॉड कोलाबोरेशंस के थ्रू बहुत सारा स्टूडेंट्स को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट MSc करने के बाद अब्रॉड में PhD करने जाते हैं। तो अगर तुम्हारा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ जहाँ पर तुम MSc कर रहे हो या फिर BSc कर रहे हो, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ अगर अब्रॉड इंस्टीट्यूट का कोलाबोरेशन है, तो फिर तुम यहाँ से इंडिया से अब्रॉड में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके PhD कर सकते हो या फिर MSc प्रोजेक्ट या फिर MS कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से मतलब ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से लेकर अब्रॉड का जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ कोलाबोरेशन करके बहुत सारा रिसर्च पेपर्स भी तुम पब्लिश कर सकते हो, जो अच्छा जर्नल में पब्लिश हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारा थिंग्स मतलब मैटर करते हैं अब्रॉड कोलाबोरेशन के ऊपर। इंस्टीट्यूट का रैंकिंग भी डिपेंड करता है, कितना शेयरिंग, ये सारे थिंग्स। उसके बाद है प्लेसमेंट, लास्ट जो ऑप्शन है प्लेसमेंट। उसके बाद भी छोटा मोटा कुछ ऑप्शंस पॉइंट्स है। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि और कुछ की फैक्टर्स है जो इंस्टीट्यूट चॉइस करने के लिए मैटर करता है, वो सारे थिंग्स तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस किया ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इसके आसपास ही रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही सारे थिंग्स ज्वाइन करना। उसके बाद है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट जो ऑप्शन है, MSc के बाद बहुत सारा स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए मतलब भागते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि MSc के बाद जॉब करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि MSc के बाद PhD करना है। जो PhD करना चाहते हैं तो रिसर्च फैसिलिटीज़ जहाँ पर अच्छा हो, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ जहाँ पर अच्छा हो, फंडिंग जहाँ पर अच्छा हो, ये सारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए। अब्रॉड कोलैबोरेशन जहाँ पर अच्छा हो, और जहाँ पर प्लेसमेंट रिलेटेड जो थिंग्स है, जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा होता है, कंपनीज आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आता है, तो वो सारे इंस्टीट्यूट में अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो तुम अगर प्लेसमेंट रिलेटेड फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हो, कोचिंग या फिर पर्टिकुलर कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो मेडिसिनल कंपनीज, ये सारे थिंग्स में, तो वो सारे इंस्टीट्यूट में अगर प्लेसमेंट होता है तो उन सारे इंस्टीट्यूट चूज़ करो पढ़ाई करने के लिए। तो ये है मेन फैक्टर जो तुम्हें ज्वाइन करने के पहले ध्यान में रखना चाहिए। एनवायरनमेंट, फैकल्टी, फैसिलिटीज़, फंडिंग, कोर्स वर्क, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, अब्रॉड कोलैबोरेशन एंड प्लेसमेंट, ये जो 9 to 10 फैक्टर्स के बारे में मैं डिस्कस किया, ये सारे थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। देखो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, टॉप IITs है, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, गांधीनगर, ये सारे जो IITs है, या फिर जो NITs है, टॉप NITs, वरंगल, राउरकेला, त्रिची, सूरतकल, शिवपुर, ठीक है, दुर्गापुर, कालीकट, ये सारे जो NITs है, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ HCU, BHU, DU, JNU, CUCT, जामिया मिलिया इस्लामिया, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, या फिर और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है। उसके साथ साथ बहुत सारा आइजार्स है, 7 आइजार्स है, उसमें से 5 आइजार्स तो बहुत अच्छा है, JNCSR, IISc बेंगलोर, TIFR, IICT, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट में ये सारे मेन जो फैक्टर्स के बारे में बात किया, सारे फैक्टर्स अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पहले फिर से तुम चेक कर सकते हो खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड बाकी सारे जो फैक्टर्स है, खुद से और भी ज़्यादा फैक्टर्स होता है, तुम सारे थिंग्स चेक करने के बाद ही कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना PhD करने के लिए, अदरवाइज तुम्हारा प्रॉब्लम होगा बाद में ज्वाइन करने के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। सो दैट्स ऑल। सो आई थिंक ये वीडियो के थ्रू तुम्हें अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। तो सारे फैक्टर्स डिसाइड करो, देन ज्वाइन करो, एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे थिंग्स पता चले। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।